नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज से पहले इस वक्त की अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात के भरूच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है, बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको कि केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके के बाद ये भीषण आग लगी है और इसी के चलते जो भीषण आग लगी है, काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में करीब 24 कर्मचारी घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई किलोमीटर तक सुनाई दी है ये आवाज। ये बड़ा धमाका हुआ है केमिकल फैक्ट्री में और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। झगड़िया स्थित केमिकल कंपनी यूपीएल 5 में धमाका हुआ है। गुजरात से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के भरूच से बड़ी खबर है, जो केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। उस धमाके के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहां इनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। धमाके के बाद ये भीषण आग लगी और हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। हादसे में करीब 24 कर्मचारी वो घायल हो चुके हैं। एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है गुजरात के भरूच से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। धमाका हुआ है। कई किलोमीटर तक ये आवाज, इस धमाके की जो आवाज है वो कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। कंपनी यूपीएल 5 में धमाका हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। इस धमाके के दौरान भीषण आग लगी है। गुजरात के भरूच से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके की आवाज काफी किलोमीटर दूर तक पहुंची है और भीषण आग लग गई है। इसी दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे वो कर्मचारी घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। हादसे में करीब 24 कर्मचारी वो घायल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर है गुजरात के भरूच से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, इस धमाके की आवाज है वो कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। झगड़िया स्थित केमिकल कंपनी यूपीएल 5 में ये बड़ा धमाका हुआ है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गुजरात से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है भरूच से, जहां केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, भरूच में कंपनी है कि उसमें बड़ा धमाका हुआ था और विशाल आग भी लगी थी। उसमें घायल जो कर्मचारी थे उसको अभी इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और सबका इलाज चल रहा है। धमाका कैसे हुआ और किस तरह से हुआ वो अभी बाद में पता लगने के बाद ही सामने आएगा किस तरह से लगा है, लेकिन अभी जो घायल है वो सबको अस्पताल भेजा गया है। जी तो अभिषेक, पता चले जो केमिकल फैक्ट्री में जो धमाका हुआ है वो धमाका कैसे हुआ है या किसकी लापरवाही बताई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तो जो कंपनी के मालिक है और उसका मैनेजर के साथ बात करके बाद में पता लगेगा कि किस तरह का है। अभी सब लोग को इलाज के लिए अस्पताल भेज रहे हैं सब। जी, तो जो हालत, जिन 25 कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो उनकी हालत अभी किस तरीके से बताई जा रही है? जी अभी उसकी इलाज चल रहा है और 2-3 लोग की उसकी हालत गंभीर है, उसके इलाज के लिए और अस्पताल में भेजा गया है। तो वहां पर फिलहाल अब स्थिति कैसी है जहां पर ये केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है? क्या दमकल विभाग की गाड़ियां वहां मौजूद हैं? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी अभी दमकल विभाग से आग को काबू करने के लिए प्रयास जारी है और जो बाग के जीआईडीसी में से भी अभी दमकल विभाग की 2 गाड़ियां बुलाई गई है और आग पर काबू लेने के लिए प्रयास हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी कोकीन रखने के मामले में अभी पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, इस बीच कोलकाता पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है और कोलकाता पुलिस ने रविवार को एक ब्यूटी पार्लर में सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर पामेला गोस्वामी का ही है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि रविवार को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पुलिस पामेला गोस्वामी को साथ ली गई और उन्हीं की मौजूदगी में ब्यूटी पार्लर को सर्च किया गया। बता दें आपको ये भी कि पामेला गोस्वामी बीजेपी की युवा मोर्चा की नेता है और बीते शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने पामेला गोस्वामी और उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उनके बैग में करीब 90 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी। शनिवार को जब पामेला गोस्वामी को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप भी लगाया है। राकेश सिंह को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का करीबी माना जाता है। हालांकि अभी पामेला गोस्वामी 25 फरवरी तक पुलिस के गिरफ्त में रहेगी।
तो वहीं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, पंजाब के बाद अब गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। दरअसल अधिकारियों ने मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली है। 6 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना आज सुबह 8 बजे से हो रही है। कोरोना महामारी के बीच हुए 6 नगर निगमों के चुनाव में 42.21% मतदान दर्ज किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार के साथ अपना वोट डाला था। इन निकाय चुनावों को सीएम विजय रूपाणी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं। अहमदाबाद में सबसे कम 38.73% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि सबसे अधिक 49.86% वोट जामनगर में पड़े हैं। इसी तरह राजकोट की अगर बात करें तो राजकोट में 47.27%, भावनगर में 43.66%, सूरत में 43.52% और बड़ोदरा में 43.47% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया था। इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की तरफ। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बिहार से बड़ी खबर है। कटिहार से बड़ी खबर है बिहार के, जहां ट्रक और एसयूवी कार की टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और इसी दौरान 3 लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। कुर्सेला के NH 31 की घटना बताई जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर है, जहां बिहार के कटिहार से दिखा रहे हैं आपको। ट्रक और एसयूवी कार की आपस में भिड़ंत हो गई है, टक्कर हो गई है और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 3 लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। कुर्सेला के NH 31 की घटना है। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिहार के कटिहार से बड़ी खबर है, जहां ट्रक और एसयूवी कार की आपस में भिड़ंत हो गई है और हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में और ये जो पूरी घटना है वो कुर्सेला के NH 31 की बताई जा रही है। तो बिहार के कटिहार से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ट्रक और एसयूवी कार की आपस में भिड़ंत हो चुकी है। हादसे में तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, बिहार के कटिहार से बड़ी खबर है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और ये जो घटना है कुर्सेला के NH 31 की बताई जा रही है। 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तो बिहार के कटिहार से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां ट्रक और SUV कार की आपस में टक्कर हो चुकी है और हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि 3 लोग वो घायल बताए जा रहे हैं, उनकी हालत अभी गंभीर है और कुर्सेला के NH 31 की घटना है। तो बिहार के कटिहार से बड़ी खबर है, जहां कटिहार में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हो चुकी है। इस भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में कोरोना के मद्देनजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिक संख्या में यात्रियों के सफर करने को लेकर या कोरोना नियमों में किसी भी तरह की छूट देने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है। दरअसल दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 128 नए मामले दर्ज हुए हैं और एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या घटकर 1041 हो गई है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1 मौत हुई है, जबकि 157 मरीज ठीक भी होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो दिल्ली में फिलहाल बसों में मौजूद सीट पर बैठकर ही सफर करने की अनुमति दी गई है और साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से बसों में खड़े होकर सफर करने अनुमति नहीं दी गई है। तो दिल्ली मेट्रो में हर एक सीट को छोड़कर बैठने की अनुमति दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि DDMA मीटिंग के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कोविड गाइडलाइंस के अनुकूल व्यवहार पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही RT-PCR टेस्ट की मौजूदा दर को बरकरार रखने की भी सलाह दी गई है इसी दौरान, ताकि संक्रमण के दोबारा तेजी से फैलाने की संभावना को कम किया जा सके। तो लगातार बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां महाराष्ट्र में कोरोना का जो कहर है बरकरार है। तो अगर बात करें केरल समेत अन्य राज्यों की, तो वहां भी केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अचानक केस बढ़ने से लोगों को एक डर सताने लगा है। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कई राज्यों में कोरोना के जो केस है वो लगातार बरकरार है, तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से मामले जो बढ़ते हुए सीधा
लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पहले से भी आग्रह किया हुआ था कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीन अगर आने के बाद भी फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसी दौरान लोगों की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखने को मिली है। महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य राज्यों में केस तेजी से फैलने लगे हैं और बात करें हरियाणा की तो हरियाणा भी इससे पीछे नहीं है, वहां पर भी अचानक केस बढ़ने लगे हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी इसमें लापरवाही देखने को मिली है। गंभीर मामलों में भी इजाफा होने लगा है और महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य राज्यों में केस तेजी से फैलने लगे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही इसमें देखने को मिली है, क्योंकि लगातार सरकार भी, हर राज्य की सरकार लोगों को आग्रह कर रही थी कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीन आने के बाद भी हमको लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का उपयोग लगातार करते रहना है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार मुंबई में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं वो लगातार आंकड़े डराने वाले हैं, तो मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? देखिए करिश्मा, जिस तरह से देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण जो है अपना पैर एक बार फिर से फंसा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अब पुनः लॉकडाउन कमबैक की तैयारी में है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार रविवार को देर शाम 7 बजे लोगों से गुजारिश की कि आप अपनी जिम्मेदारी के तहत खुद इसके जिम्मेदार रहें। अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही किसी भी तरह की सभा या आंदोलन या फिर शादी विवाह के जो फंक्शन होते हैं उसके लिए मना कर दिया है। गाइडलाइन जारी की गई है कि 50 से ज्यादा कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, चाहे शादी विवाह की बात करें या फिर अन्य की। तो तमाम तरह के एहतियातन महाराष्ट्र सरकार जो है लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है। वहीं अब नए तरीके से जो है मुंबई पुलिस को भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप भी लोगों को फाइन मार सकते हैं, जिसको लेकर जगह जगह देखा गया है कि मुंबई पुलिस खुद नाकेबंदी करके मास्क लगाने के सही तरीके, मास्क लगाने के फायदे और मास्क क्यों लगाना बेहद जरूरी है, इसका जो है जानकारी देते हुए दिखाई दी। सत्य प्रकाश, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो जिस तरीके से पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था हर जगह, हर राज्यों में, क्या लगता है कि वैसे एक बार फिर से सिचुएशन आने वाली है? देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र और केरल की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन रोजाना से महाराष्ट्र की अगर बात करें पिछले 4 दिनों में 25,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। अब इससे में शनिवार को 6,212, रविवार को 6,113, शुक्रवार को अगर बात किया जाए तो 6,102 और अभी पिछले 24 घंटे की बात करें महाराष्ट्र में तो 5,112 नए मामले आए। तो इसमें 25,000 के आसपास आंकड़े जो है मात्र 4 दिन में है। तो जाहिर तौर पर ये पूरे आंकड़े कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं, लोगों की नींद उड़ाने वाले। हालांकि लोग नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे या नाइट कर्फ्यू लगे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मामला सामने लगातार आ रहा है, ऐसे में बहुत बड़ी भयावह स्थिति सामने आ रही है। हालांकि सरकार लगातार चिंतित है, महाराष्ट्र प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका लगातार चिंतित है, कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, लोगों को बहुत जरूरत ना हो तभी घर से बाहर निकाला जाएगा। तमाम चीजें जरूर सरकार कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी होगी। तो सत्य प्रकाश, अगर बात करें कोरोना वैक्सीन, तो कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद ऐसे आंकड़े बढ़ाना कहीं ना कहीं तो लापरवाही देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से भी। एम्स के डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि जो वैक्सीन आई है, लेकिन इस नए कोरोना स्ट्रेन को वैक्सीन का असर नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर यह भी बड़ी बात है और चौंकाने वाली बात है कि वैक्सीन लगने के बावजूद नया जो कोरोना स्ट्रेन आया वो प्रभावित करता। तो जाहिर तौर पर मतलब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये खुद एम्स के डॉक्टरों का कहना है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की अगर चीजें होती है तो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी तो सत्य प्रकाश, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, जब भी ऐसे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो पर देखिए, वैक्सीन जरूर लगाई जा रही है, लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन अभी मुझे नहीं लगता कि 1% से भी ज्यादा लोगों को लगी होगी। तो ऐसे में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो बढ़ाना पड़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन
देने का जो आता है वो करना पड़ा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है कि अभी आने वाले समय में 30,000 पर डे करेंगे, उसके बाद 50,000 का उनका एक टारगेट है कि 50,000 पर डे लगाए। तो जाहिर तौर पर सरकार प्रकाश, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, लोग भी डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जब सरकार को पता है यहाँ महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पर जागरूक क्यों नहीं है, क्यों नहीं वैक्सीन लगाई जा रही है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे? देखिए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय था, हालांकि केंद्र का भी ये फैसला था कि फ्रंट लाइन जो ऑफिसर है, चाहे वो मेडिकल के ऑफिसर हो या फिर पुलिस के ऑफिसर हो, उनको सबसे पहले लगाया जाए, क्योंकि आम जिंदगियों को लेकर लगातार ये लॉकडाउन के दौरान जूझते रहे। तो ऐसे में फ्रंट लाइन ऑफिसर्स का जब हो जाएगा, उसके बाद अन्य लोगों को लगाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी ये दावा किया था कि सीनियर सिटीजन जो 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, उसके बाद उनको दिया जाएगा। हालांकि ये काम युद्ध स्तर पर जोरों से है, लेकिन इतनी समस्या नहीं है कि वही महाराष्ट्र में इतना जल्दी लोगों के जो है बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर हम चर्चा के लिए, हम जानकारी के लिए हमारे साथ एक संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार कोरोना के केस जो लगातार बढ़ने लगे हैं, कई राज्यों में केस के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भी डराने लगे हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में किस तरीके के माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भी जैसे बीच में जो रफ्तार थी पेशेंट्स की वो थम गई थी और बिल्कुल नाम मात्र से ही जो पेशेंट थे वो सामने आ रहे थे। अब जो है कोरोना संक्रमण की बात करें तो हरियाणा में ये जरूर इसमें इजाफा होता दिख रहा है, क्योंकि जो जनता है प्रदेश की लापरवाही के तौर पर इस संक्रमण को जो है वो ले रही है, क्योंकि मास्क और जो सैनिटाइजर की जहाँ पर समय समय पर उपयोग की बात की जाती थी, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें ढील कहें या फिर लापरवाही बरती जा रही है। तो इसको देखते हुए जो अब एक तरफ जहाँ कोरोना वैक्सीन का जो काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है अब कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार केस में इजाफा होता दिख रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी जो पिछले एक हफ्ता 2-4 दिन या 5 दिन की बात करें तो पहले की तुलना में अब लगातार जो है कोरोना जो मरीज है वो उनमें इजाफा हो रहा है और लगातार उनमें बढ़ोतरी जो है दर्ज की जा रही है। जी तो अभिषेक, अगर बात करें बीएमसी कमिश्नर की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर अपील की है, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि शादी पार्टियों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये निर्धारित मापदंड जरूर सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जाती है और आदेश भी जारी किए जाते हैं। और वहीं जो है मास्क के लिए जो हम उपयोग नहीं करते तो उसके लिए चालान जैसी जो बात वो सरकार की ओर से अमल में लाई जाती है। तो वहीं आप जो सरकार की ओर से अपील की गई कि किसी भी तरह की जो है लापरवाही जो है मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, समय समय पर अपने हाथ धोएं और अगर बाहर है तो आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है कि अगर कहीं पर जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही जो है इस कोरोना संक्रमण से बचाव जो है वो किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि इसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह एडवाइजरी जारी करता है और क्या नए मापदंड तैयार करता है, क्योंकि अब भीड़ काफी जगह बढ़ती जा चुकी है। हरियाणा में स्कूल और कॉलेज जो है वो खोले जा चुके हैं। अब 24 तारीख से तीसरी से जो 5वीं जो कक्षा के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी जो स्कूल है वो खोल दिए गए। इससे पहले 6वीं से 9वीं और 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल है वो उनमें पढ़ाई जारी है। तो इस तरह अब ये जरूर ये देखना होगा कि सरकार जो है इस कोरोना संक्रमण पर यही रोकथाम कर पाती है या किस तरह के मापदंड अपनाते हुए इसको पार पा सकती है। अभिषेक, जिस तरीके से यह भी बताया जा रहा था कि वैक्सीन आने के बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद ये राहत तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये उम्मीद जताई गई थी कि अब वैक्सीन आ गई और वैक्सीन के बाद जो है कि ये कोरोना पे है काबू पा लिया जाएगा। और वहीं जो केस है उनमें भी बहुत ही नाम मात्र से सामने आ रहे थे। कोरोना संक्रमण जो है वो एक बहुत ही परसेंटेज जो है उसका बहुत ही कम रह गया था। तो इसमें ये एक बार ये जरूर मान लिया गया था कि अब जो कोरोना है उस पर जो है भारत सरकार कहें या हरियाणा सरकार ने पार पा ली है। लेकिन अब जिस तरह का जो महाराष्ट्र में और ये केरल में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो हरियाणा में भी जो है इजाफा हो रहा है, लेकिन वो बहुत अभिषेक, हरियाणा में तो ये भी एक बताया जा रहा है कि अब जल्द कई जगह पर स्कूल खोले जाएंगे और 24
24 फरवरी की बात करें तो 24 फरवरी को स्कूल खोल दिए जाएंगे और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोरोना के जो केस अगर बढ़ने लगेंगे तो फिर से ये स्कूल बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 24 फरवरी यानी कल से जो है तीसरी से 5वीं तक के जो है प्राइमरी स्कूल है वो उनको खोलने का जो है आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। इससे पहले 6वीं से 9वीं और 9वीं से 12वीं के जो स्कूल है उनमें पढ़ाई जारी है, स्टूडेंट आ रहे हैं। हालांकि उसमें ऑनलाइन की भी सुविधा है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहेगा उसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है और कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य किया गया। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क वो उस हिसाब से उपयोग नहीं कर सकते जिसमें व्यस्त हो या जो युवा हो बच्चे हो वो कर सकते हैं। तो इस तरह के जरूर अब अगर संक्रमण फैलता है स्कूलों में तो जरूर ये आदेश जो है। बिल्कुल अभिषेक, क्या लगता है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स से अगर आपने बात की होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना का केस लगातार एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों में तो एक डर था लेकिन उनके पेरेंट्स में भी लगातार डर था। अब कहीं ना कहीं उनको उम्मीद लगी थी कि अब बच्चों को हम बेफिक्र होकर स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन अब फिर से ये आंकड़े ऐसे बढ़ना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एक डर सताने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र खासकर राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर बेलगाम होती हुई दिखाई दे रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने कहा कि बगैर लक्षण वाले लोगों को बिना मास्क वालों की तुलना से अधिक खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 12 दिन महत्वपूर्ण है। बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि हम सख्त होंगे, शादी पार्टियों में नियमों का जो उल्लंघन होने पर दूल्हा दुल्हन और साथ ही उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि शादी पार्टी में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बीएमसी कमिश्नर ने ये कहा कि लोगों से हाथ जोड़कर सहयोग करने की अपील करता हूं। संभव है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो लगातार लोगों की जेबों पर भी असर डालने लगा है ये महंगाई, और 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से झटका लगा है। 2 दिन पहले राहत कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 34 से 35 पैसे तक ये इजाफा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस महंगाई से लोगों की परेशानियां वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनर्जी को कहीं ना कहीं, जिससे पेट्रोल के दाम आप करिए, जैसे सोलार पे काम करिए, फिर गाड़ियों में सोलार एनर्जी या फिर यूटिलाइज हो, पर तब तक के लिए पेट्रोल को आप ये नहीं कर सकते कि पेट्रोल बहुत ज्यादा रेट बढ़े हैं उसके। पेट्रोल इसको कम नहीं कर रहा है मोदी जी, और अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन, और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है देश का। मैनेज कुछ नहीं करते। अब डिलीवरी करता हूँ प्रति किलोमीटर पे, तो उसको मैनेज करके चलाना पड़ता है जैसे तैसे। अब चल तो पाता नहीं है, वैसे कर रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। तब चाहते ये कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो, कम से कम 60-70 रुपये हो, ज़्यादा महंगा है। मेरा नाम सोनू। दिन पे दिन बढ़ते जा रही है पेट्रोल का दाम। इंसान एडजस्ट कैसे करे, खाएगा या कमाएगा कि पेट्रोल में पूरा पैसा उड़ाएगा। पहले आप कितने दिन चलाते थे 100 रुपए की पेट्रोल? 4 से 5 दिन चलती थी आराम से, अब 1 दिन ही चलती है। क्या करेगा इंसान, गरीब तो मारे आ रही है भैया। कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से चाहते है इसके दाम बहुत कम होना चाहिए, जहाँ तक है कि इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या। आपका नाम बता दीजिए। जी पवन कुमार साहू। क्या करते हैं भैया आप? मैं पिज़्ज़ा डीबीसीटी मॉल में मैनेजर हूँ। 100 रुपये होने वाला पेट्रोल का दाम? नहीं, 100 से भी ज़्यादा होगा, 105 रुपये लीटर हो गया है। अभी 99 के आसपास पहुंच गया है। किस तरीके से मैनेज करते हैं आप ये? हाँ, मैनेज ऐसे करते हैं कि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हमारी डेली बेसिस की, तो उनमें हम कटौती करते हैं, और फिर पेट्रोल में भी कटौती करते हैं, तो इस तरह से मैनेज कर पाते हैं। तो जिंदगी हर चीज में कटौती करके कब तक दाम तो बढ़ने। बिल्कुल, अब देखते हैं जैसा भी होता है। सरकार से क्या चाहते
इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, 2 दिन पहले लोगों को राहत मिली थी पेट्रोल डीजल से बढ़ते दामों से, लेकिन एक बार फिर से ये दाम बढ़ने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। लगातार कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे साफ जारी है, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। तो जिस तरीके से अभी 2 दिन के लिए राहत जरूर दी गई थी सरकार की तरफ से, मगर अभी वो राहत दोबारा से नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब दोबारा से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो उससे साफ जारी है कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को नजर आ रही है, और जनता कहीं ना कहीं परेशान भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल के दाम है वो 90 रुपये पार कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से लगातार जनता परेशान है, जनता को राहत नहीं मिल रही है, जनता कहीं ना कहीं सरकार से कुछ उम्मीदें कर रही है, और सरकार को जो उम्मीदें हैं वो पूरी गति नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर सोमवार को मुंबई के एक होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सांसद ने कथित तौर पर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। डेलकर रविवार शाम को मरीन ड्राइव के सी ग्रीन साउथ होटल में पहुंचे थे और उनके साथ उनके ड्राइवर और अंगरक्षक भी थे। आपको बता दें कि सांसद मोहन डेलकर मुंबई में मरीन ड्राइव के पास सी ग्रीन होटल के कमरा नंबर 503 में थे और सुबह उनका ड्राइवर होटल के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे की रिंग बजाई और जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने डेलकर के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वो भी रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद ड्राइवर ने डेलकर के परिजनों को सूचित कर उन्हें कॉल करने के लिए कहा और फिर भी जब उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उनके ड्राइवर ने होटल कर्मचारियों से संपर्क किया और होटल कर्मचारी कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आए, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके चलते वह नहीं खुल सका। ड्राइवर को होटल के बगल वाले कमरे की बालकनी से डेलकर के कमरे में एंट्री कराया गया। कमरे का मंजर देख ड्राइवर के होश उड़ गए। डेलकर का शव शॉल के फंदे से छत से लटका हुआ था और सांसद मोहन डेलकर की मौत के बाद उनका पिछले साल वायरल हुआ ये वीडियो यूट्यूब पर चर्चा में आया और जिसने उन्होंने पिछले साल लोकसभा सत्र के दौरान कहा था कि पिछले 4 महीनों से कुछ अधिकारियों ने मुझे अपमानित करने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की है। तो वहीं यूपी के ललितपुर के कस्बा जाखलोन में स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 कर्मचारियों के साथ बंदूक दिखाकर डंडे से मारपीट की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों के साथ लूटपाट भी की। फिलहाल घायल कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की गाड़ी के द्वारा यहाँ पे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दोनों भी खतरे से बाहर है। उनको कई जो भी मेडिकल की जो भी सारी सुविधाएं वो पर्याप्त उनको दी जा रही हैं यहाँ पे, और इनका इलाज कर रहा है। और जो भी इसमें जो 2 लोग आए थे उनको हम आइडेंटिफाई सीसीटीवी और कई सारे हमने 5 टीमें लगभग लगा दी हैं अभी रात में ही। हम कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर लूट का अमाउंट कितना है सर? अभी देखिए जो दोनों सेल्समैन हैं वो बताने की उसमें नहीं है, बट जो प्रथम दृष्टिया जो लोग आसपास के लोग बता रहे हैं वो 60 से 80 हज़ार के आसपास का कुछ अमाउंट बता रहे हैं। बट जो भी है उसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखेंगे और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो भी। इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर कर्नाटक से दिखा रहे हैं आपको, जहां चिकबल्लापुर से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जिलेटिन रिस्ट में हुआ है धमाका। माफ कीजिएगा, स्ट्रिक में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर है कर्नाटक से, जहां धमाके में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और इसी के साथ एक व्यक्ति वो घायल हो चुका है। रेड के डर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें, बड़ी खबर है कर्नाटक के चिकबल्ला से, जहां कर्नाटक के चिकबल्लापुर से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां चिलेटिन स्ट्रिक में ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।